हाँ जी, सभी को जय जिनेंद्र। हम सभी के सामने आज चरणानुयोग के विषय पर विशेष कक्षा यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें हम सभी के बीच में चारों ही अनुयोगों की वेत्ता ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी, जो आज हम सभी के बीच चरणानुयोग विषय से संबंधित विशेष जानकारियां हमको देने वाली हैं, क्योंकि हम सभी का यह उद्देश्य है कि हमारा जीवन सदाचारमय हो, चरणानुयोगमय हो और हम सब अभक्ष्य भक्षण से दूर होकर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकें और हमारा जीवन दिनों दिन उन्नति की ओर बढ़ता हुआ धार्मिकता की ओर बढ़े और हम अपने जीवन को धार्मिकता से बनाते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण करें। इस उद्देश्य से आज हमने आमंत्रित किया है आदरणीय बाल ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी को। वो हम सभी के बीच में उपस्थित हैं और अनेक प्रकार की जो जिज्ञासाएं हम सभी को होती हैं, उन जिज्ञासाओं को पूरी तरह से हमारा समाधान करने के लिए हमने उनको आमंत्रित किया है। उनसे निवेदन कर रहे हैं, कृपया वो यहाँ पर पधारें और उनके व्याख्यान का लाभ हम सभी को यहाँ पर मिलेगा। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी। बहन जी आवाज नहीं आ रही, बहन जी, दीदी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आप सभी को? नहीं, आवाज आई? हाँ, अब आई। श्री वीतरागाय नमः। आप लोगों के द्वारा भेजी गई कुछ शंकाएं मेरे सामने उपस्थित हैं। शंकाओं का समाधान करने के पूर्व एक बात समझ लेना अपन सबके लिए अत्यंत आवश्यक कि वास्तव में विश्व का कोई भी पर पदार्थ अन्य किसी दूसरे के लिए नहीं बना है। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने लिए है। इसलिए किसी को किसी अन्य पदार्थ का उपयोग करने की रंच मात्र भी स्वीकृति विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था नहीं देता। ऐसी स्थिति होने पर चूंकि ये मनुष्य और त्रियंचों का जो औदारिक शरीर है, यह अन्न का कीड़ा कहा जाता है। यानी व्यवस्थित अन्न आदि नहीं मिले तो इसका सुव्यवस्थित रूप में टिका रहना संभव नहीं हो पाता। इस कारण भगवान ने अशक्य अनुष्ठान के रूप में जिन चीजों को उपयोग में लेने की आज्ञा दे दी, बस उन्हें ही अपन उपयोग में लेवें। उतने से के बल पर ही अपना जीवन सुव्यवस्थित रूप में चल सकता है। एक निर्णय हमेशा अपनाए रहे, शरीर के टिकने और नहीं टिकने का संबंध वर्तमान भुज्यमान आयु कर्म के उदय और अभाव के साथ है। जब तक इसका उदय तब तक ही टिकेगा और उदय समाप्त हुआ तो ये भोजन करते करते भी छूट जाएगा। ऐसे ही
शारीरिक स्वास्थ्य और अस्वस्थ दशा का संबंध नाम कर्म की जो स्थिर और अस्थिर नाम कर्म प्रकृति उसके उदय के साथ है। आप उल्टा सीधा बहुत बहुत खाएंगे पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे ऐसा नहीं है, और कम खाएंगे पिएंगे तो अस्वस्थ रहेंगे ऐसा भी नहीं है। ये सब कर्माधीन स्थितियां हैं। यदि कर्म सिद्धांत पर अपना विश्वास दृढ़ता से जम जाए तो जो ही अपने सामने समस्याएं, क्या खाएं क्या पिएं, यदि ये सब छोड़ देंगे तो फिर हमारे लिए बचे क्या, ये प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होंगे। क्योंकि जिन जिन को अभक्ष रूप में कहा गया है उनके अतिरिक्त भी इतने सारे पदार्थ शेष रहते हैं कि जिनके माध्यम से बहुत आसानी से शरीर टिका रहता और पूर्ण सुव्यवस्थित। लाखों करोड़ों व्यक्ति इसके उदाहरण हैं। जितने जो भी आत्मा आराधक हैं, आत्म साधक हैं, वे सब इसके उदाहरण हैं। 24 घंटे में एक बार शुद्ध सात्विक भोजन पान और आराम से पूरी जिंदगी सुव्यवस्थित जीते हैं। और मनचाहा भोजन पान करने वाले जब देखो तब बीमार बीमार चलते रहते हैं। यानी ये सब कर्माधीन स्थिति है। तो कर्म सिद्धांत पर यदि अपने को दृढ़ विश्वास हो जाए तो ये समस्या चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। वास्तविकता ये कदाचित गलत हो तो माफ कर सकते हैं और मैं अपने शब्द वापस भी ले लूंगी, पर जो लगता है मुझे उस आधार से मैं कह रही हूं कि ना तो अपने को भगवान पर विश्वास है, न कर्म सिद्धांत पर विश्वास है, न ही अपनी स्वतंत्र सत्ता पर विश्वास है। सब कुछ अविश्वास के बल पर ही चल रहा है। इसलिए वह समस्याएं खड़ी हो रही हैं। कदाचित आपको गलत लगे तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगी, और सही लगे तो बहुत बहुत गंभीरता से विचार करना। आज एक डॉक्टर अपने से सब कुछ करा सकता है। अभी कोरोना के माहौल ने बता ही दिया ना, क्या क्या नहीं करा लिया। सारा आना जाना बंद करा लिया, हाथ में हाथ मिलाना बंद हो गया, और भी जो ज्यादा मैं बताना नहीं चाहती, तो सब कुछ करा लिया ना। यानी डॉक्टर सब करा सकता है, हम उसकी नचाए चाहे जैसा नाच सकते, पर भगवान की आज्ञा स्वीकार करके हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कोरोना पीरियड में डॉक्टरों ने कह दिया ठंडा पानी नहीं पीना, भयंकर गर्मी में भी, क्योंकि गर्मी में शुरू हो गया था, नहीं पिया। कूलर की हवा का सेवन नहीं करना, एसी की हवा का सेवन नहीं करना, नहीं किया। यानी शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में डॉक्टर जो कहे वो हमें शिरोधारी हो जाता। और अपने भगवान कह रहे हैं, आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं, आत्मा राधक ज्ञानी जीव कह रहे, वहां हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते कि सब ऐसा कैसे चलेगा। बस ये जो अविश्वास है ये हमें परेशान कर रहा है। यदि चाहते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन सुख शांतिमय बने तो इस अविश्वास को विश्वास में बदलिए, सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। इस विषय में जितना कहा जाए कम पड़ेगा, पर मैं ज़्यादा विस्तार नहीं देना चाह रही हूँ। सीधे आपके प्रश्नों पर ही आती हूँ। पहला, नारियल में मलाई वाला यूज करना चाहिए, मात्र पानी वाला सब प्रतिष्ठित है, ऐसा नहीं है। पानी वाला नारियल जिसे डाव कहते हैं, पूरा परिपक्व हो गया हो तो उसके बाहर के छिलके का हरापन कम हो जाता है, थोड़ा सा
पीलापन जैसा आ जाता, यानी अलग से दिखने लगता है कि मानो ये पक गया हो। बस तब से उसको काम में ले सकते हैं। अब यदि वह पेड़ पर और भी लगा रहता है तो धीरे धीरे फिर मलाई भी आने लगती है उसमें, तो मलाई आए तो भी चलेगा और नहीं आए तो भी चलेगा। बस उसका रंग यदि ऊपर का बदल गया है तो काम में लिया जा सकता है, वह अप्रतिष्ठित हो गया। यानी अब वह पेड़ पर लगा रहेगा तो बढ़ेगा नहीं, मलाई पड़ेगी उसमें। तो जहाँ बढ़ने की क्षमता समाप्त हुई यानी कि वो अप्रतिष्ठित हो गया, अब अनंत कायिक नहीं रहा, अब असंख्य कायिक हो गया, तो चाहें तो काम में ले सकते हैं। अगला, रोटी वगैरह की मर्यादा 6 घंटे अथवा 12 घंटे की। मूल में 6 घंटे की है, 12 घंटे की मैंने तो कहीं पढ़ी नहीं है, सुनी भी नहीं है। कहाँ से प्रश्न खड़ा हो गया मुझे इसका भी एक आश्चर्य। यदि आप बताएंगे कि कहीं कुछ लिखा है तो मैं भी विचार कर सकता। दीदी म्यूट हो गए आप, दीदी जी म्यूट हो गए आप, वो आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही। हाँ अब आ गई। हाँ, जिन चीजों में पानी अधिक रहता है वे चीजें 6 घंटे की मर्यादा वाली होती। रोटी भी उनमें ऐसी ही है, पानी उसमें ज़्यादा रहता, काफ़ी गीला आटा गूंथना पड़ता है। दाल है, भात है, गीली सब्जियां हैं, ये सब इसी स्थिति की, तो इन सब की मर्यादा 6 घंटे की। प्रवीण भाई साहब से मैं पूछना चाहूंगी, कहीं आया है क्या 12 घंटे का? हाँ दीदी, एक जैन सिद्धांत कोश में मैंने एक चार्ट देखा था, वहां पर 12 घंटे का लिखा था। ये तो कोई ग्रंथ का प्रमाण दिया है? मैं देख रहा हूँ, मैं अभी मेरे इसके बाद देख के बताता हूँ। हो सकता है सागर धर्मामृत का दिया होगा, क्योंकि उसमें हर चीज की मर्यादा दुगनी दुगनी लिखी है। सागर धर्म हर चीज की, यानी छने हुए पानी की मर्यादा भी 1.5 घंटे की, यानी हर चीज की मर्यादा वहां दुगनी दुगनी लिखी है। आप सबको शायद ये बात ख्याल में होगी कि सागर धर्मामृत के लेखक पंडित आशाधर जी साहब, ये विषपंथी आमनाय के मूल थे, इसलिए इस संदर्भ में विशेष प्रामाणिक नहीं माने जाते। अन्यत्र आप देखेंगे तो 6 घंटे की ही सागर धर्मामृत की दुगनी दुगनी लिखी मिलेंगी आपको मर्यादाएं। हाँ दीदी वही है, सागर धर्मामृत, हाँ। अमित गति, श्रावकाचार नहीं, और अमित गति श्रावकाचार में नहीं दिया, अच्छा सागर धर्मामृत में दिया है। तो उसमें तो हर इच्छा, चीज की मर्यादा, यानी छने हुए पानी की मर्यादा भी 1.5 घंटे लिखी है। अच्छा, यानी उसमें हर चीज की अन्य श्रावकाचारों की अपेक्षा दुगनी दुगनी मर्यादाएं लिखी हैं, चूंकि वे स्वयं विषपंथी आमनाय के पोषक थे, विषपंथी भट्टारक के यहाँ ये कार्य करते थे, इसलिए उनको श्रावकाचार के संदर्भ में ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं। उन्होंने तो नदी आदि में स्नान का भी लिखा, तालाब में प्रवेश करके स्नान कर सकते। यानी आप स्वयं पढ़ेंगे यदि सागर धर्मामृत को तो लगेगा जैन ऐसा कैसे कर सकता है, यानी तालाब में अच्छे डूब डूब करके स्नान कर सकते हैं, ये सब बातें भी उसमें थी। और ये मर्यादा वाला उसका ही बिंदु तो प्रामाणिक नहीं है। अपने यहाँ जो क्रिया कोश है, पंडित दौलत राम जी कृत, पंडित किशन सेन जी कृत, यही ज़्यादा मान्य है। इन सब में 6 घंटे की ही लिखी है। अमित गति श्रावकाचार वहाँ जो लिख रहे हैं वो अन्य संदर्भ में होगा, इसमें नहीं है, क्योंकि अमित गति श्रावकाचार का अभी अभी मैंने काम किया,
तो उसमें ये सब नहीं है, अच्छे से याद है। तो ये 6 घंटे की ही मानिएगा आप, यानी यदि सुबह है 10 बजे के पहले आपने बना ली तो शाम को 4 बजे के पहले पहले सेवन कर सकते हैं, इससे आगे नहीं। यानी जब सिकी तब से लेकर के 6 घंटे, इससे आगे नहीं। अगला, हरी द्विदल का नियम बीज से है या सब्जी से? द्विदल बीज होता है, सब्जी नहीं होती। यानी जैसे मान लो मिर्च, तो हरी मिर्च उसका जो छिलका है, कवर, वो द्विदल नहीं है, उसका जो बीज है वो द्विदल। लौकी तो उसका जो बीज वो द्विदल। ककड़ी, तुरई तो उसका जो बीज वो द्विदल। तो यदि पूर्णतया बीज को आप निकाल दें अच्छे से, अति सावधानी पूर्वक, तो फिर द्विदल का दोष नहीं आएगा। यानी जिन चीजों के बराबर 2 फाड़ होते, द्विदल उन चीजों से होता। तो मूल सब्जी के तो वैसे है नहीं, इसलिए उनका द्विदल नहीं है। घी, तेल, गुड़ की मर्यादा 1 वर्ष की या 2 वर्ष की? तो 2 वर्ष की आपने सागर धर्मामृत में से पढ़ा होगा, 1 वर्ष की। आप मान के ही चलिए, सागर धर्मामृत में हर चीज की मर्यादा दुगनी दुगनी लिखी है। यानी पानी छानने तक की, छने हुए पानी की मर्यादा वहां 1.5 घंटे की लिखी है, इसलिए उसको स्वीकार मत करिए। अन्यत्र आप देखेंगे शेष सभी श्रापकाचारों में, तो उनमें 1 वर्ष की ही मर्यादा इन चीजों की लिखी। इसमें भी एक विशेष, यदि उसकी गंध नहीं बदली तो, यदि इनका आकार प्रकार नहीं बदला तो 1 वर्ष की, और यदि गंध बदल गई, एक विशेष प्रकार की महक आने लगती, घी में, तेल में, आपने अनुभव किया हो तो यदि वो महक आने लगी तो फिर अवक्ष हो गया। क्यों आने लगती? उसका कारण होता, जिस बर्तन में आपने इन सामग्रियों को रखा है, यदि आप उन्हें बार बार खोलेंगे और सीधा ही बार बार उसमें से निकालने के लिए हाथ डालें, चम्मच आदि डालें, तो वो बिगड़ जाएगा। तो फिर उसकी मर्यादा 1 वर्ष की नहीं रहेगी। यदि महक नहीं आ रही तो ही मर्यादा 1 वर्ष की। 1 वर्ष के बाद महक नहीं आने के बाद भी अमर्यादित माना जाएगा। और यदि 1 वर्ष के पहले वो जो विशेष महक आने लगती, वो आने लगी, तो फिर तब से अमर्यादित हो गया। वो कदाचित 1 महीना भी हो सकता, 2 महीना भी, कितना ही हो, तब से ही वो अमर्यादित। सब्जी तथा फलों को अप्रतिष्ठित करने के उपाय, इसमें सबसे पहला ध्यान तो ये रखना है कि मूल में वह अप्रतिष्ठित होना चाहिए। मुझे पता नहीं है, पर भाई साहब ने ये सब आपको बता दिया होगा कि अप्रतिष्ठित हुई कि नहीं हुई, हम किन चिन्हों से पहचाने। ये हो गया सब। हाँ, तो अप्रतिष्ठित लेना है, सप्रतिष्ठित तो छूने योग्य भी नहीं है। अब अप्रतिष्ठित को प्रासुक कैसे करें? यानी सप्रतिष्ठित को अप्रतिष्ठित करने का उपाय अपने पास कुछ नहीं है, ये तो प्रकृति करेगी। ये जो प्रश्न आपने लिखा ना, इसमें ही गड़बड़ी। यानी सप्रतिष्ठित को अप्रतिष्ठित बनाने का उपाय अपने पास कुछ नहीं है, वह तो प्रकृति करेगी। यानी वहां पेड़ पर लगा होगा, बेल पर लगा होगा, तो ही अपने आप वो सप्रतिष्ठित से अप्रतिष्ठित होगा। सप्रतिष्ठित यानी सुई की एक एक नोक जितने कण में अनंत अनंत जीव राशि, तो वह तो छूने योग्य भी नहीं है।
जब पूरा परिपक्व हो गया यानी अप्रतिष्ठित हो गया, वह अपन काम में ले सकते, तो उस अप्रतिष्ठित को प्रासुक करने के उपाय, यानी प्रश्न इस पर बनेगा कि उस अप्रतिष्ठित को प्रासुक कैसे करें। सप्रतिष्ठित को अप्रतिष्ठित कैसे करें ये प्रश्न नहीं बनेगा, क्यों वो अपने हाथ में नहीं। वो तो पेड़ करेगा, वो तो लता करेगी, वो अपने हाथ में नहीं है। पर अप्रतिष्ठित हो गई तो उसको प्रासुक कैसे करें ये अपने हाथ में। तो उसको पीस करके उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके और नमक मिर्च मसाला मिला करके करीब 15-20 मिनट के लिए आप रख दीजिए, तो उसके अंदर तक वो नमक मिर्च मसाला मिल जाएगा, वो प्रासुक हो जाएगी चीज। अथवा उबाल करके जूस बना के, रस बना के, इन सब से वह प्रासुक हो जाता है। यानी पीस लें ऐसे, रस बना लें या उबाल लें, अथवा कच्ची ही लेनी है तो जूस बना के नमक मिर्च मसाला मिला के कुछ देर को रख दीजिए, अंदर तक उसके वो नमक मिर्च मसाला प्रवेश कर जाए तो वो अपने आप प्रासुक हो गया, काम में ले सकते हैं। मुनक्का के बीज भक्ष्य या अभक्ष्य? बीज भक्ष्य हैं, खाए जा सकते हैं, पर ऐसे तो कोई नहीं खाते। हाँ, औषधि के रूप में अवश्य उसका उपयोग होता है, तो औषधि के रूप में खाना चाहें तो खाए जा सकते हैं। गेहूं आदि जैसे ही हैं वो, मुनक्का के बीज यानी गेहूं आदि जैसे बिल्कुल सूखे हुए तो खा सकते हैं। सरसों को नमक के साथ अभक्ष्य बताया है, तो उसका तेल अभक्ष्य कैसे नहीं? तेल भक्ष्य कैसे? जहाँ रंग रूप आदि सब कुछ बदल जाता है, दशा बदल जाती है, तो उनके साथ में भक्ष्यता अभक्ष्यता का भी संबंध अलग हो जाता है। अपन ऐसा देखें ना, दूध के साथ दूधल, दही के साथ दूधल, घी के साथ तो नहीं, क्यों? एकदम रूपांतरण हो गया। ऐसे ही सरसों का नमक के साथ संयोग होता, आग के साथ संयोग होता तो वह अभक्ष्य, वह योनिज हो जाता। उसके लिए जो जीवकांड में शब्द है योनिज, यानी अन्य जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता उनमें आ जाती। जब उसका तेल निकाल लिया जाता है तो एकदम उसकी जाति बदल गई, अब उसमें कोई दोष नहीं रहेगा, यानी वो तेल एक प्रकार से घी जैसा हो गया। तो जैसे घी में दूधल का दोष नहीं आता, ऐसे सरसों के तेल में सरसों वाली विकृति के लिए अवसर नहीं रहता। तुरंत का मक्खन मर्यादित मलाई का भक्ष्य है या अभक्ष्य? मात्र घी बनाने के लिए ग्रहण करने योग्य, खाने के लिए अभक्ष्य। उसका कारण, मूल में मक्खन इतना चिकना होता है कि वह पेट में जाकर के सब ओर चिपक जाता है, आसानी से पिघलता नहीं है। जब वहां चिपका रहेगा तो एक तो चर्बी बढ़ाएगा, दूसरा उत्तेजना बढ़ाएगा, तो उससे विषय वासनाएं बहुत अधिक बढ़ेंगी, पाचन तंत्र भी बिगड़ जाएगा। इसलिए मक्खन खाने के रूप में तो हमेशा अभक्ष्य, उसको अपन रखेंगे अनिष्टकारक अभक्ष्य में, यानी त्रिशघात बहुघात नहीं, मक्खन अनिष्टकारक अभक्ष्य, यानी शरीर के लिए वह अनिष्टकारक है। परंतु यदि मर्यादित मलाई का है, मलाई का तो मक्खन नहीं होता है, मक्खन तो दही से निकलता है,
तो मर्यादित दही का है, दही को जब बिलोते हैं, मथते हैं, तो उससे मक्खन निकलता। तो मर्यादित दही से निकला हुआ है यदि, तो मात्र अंतर मुहूर्त तक, यानी निकला और आप तत्काल आग पर रख करके उसका घी बना लीजिए, बस तब तक के लिए भक्ष्य। आप उसको यदि छोड़ते हैं, देर करते हैं, तो फिर वो घी बनाने के काम का भी नहीं रहेगा। निकला और निकलते साथ ही तत्काल बना लीजिए। अब निकलने में जितना समय लगेगा उतना लगेगा, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो हो सकता है 15-20 मिनट तक भी मथना पड़े, हो सकता है आधा घंटे तक भी मथना पड़े, तो इतना समय भी लग सकता है। पर जैसे ही निकला और तत्काल आप आग पर रख के उसका घी बना लीजिए। खाने के रूप में कभी भी सेव्य नहीं है, वह अनिष्टकारक अवश्य। बहन जी, ये जो तुरंत की मलाई का अपन उसको फेंट के दूध दूध निकल जाता है, और जो चिकना चिकना पदार्थ बनता है उसी के बिस्किट अगर घर में बना ले तुरंत शक्कर मिलाकर, तो वो क्रीम, भक्ष्य है? क्रीम हाँ, क्रीम यानी कच्चे दूध की। नहीं, जैसे मलाई है, हाँ, मलाई को अपन ने फेंटा तो उसका दूध दूध अलग कर देते हैं, जो चिकना चिकना पदार्थ है उसमें शक्कर मिला के बिस्किट तुरंत के तुरंत बना ले वे, तो वो भक्ष्य होती है? नहीं तो वो तो मलाई के अंतर्गत आएगा, उसे मक्खन नहीं, वो मलाई कहलाएगी। यानी मलाई में जो दूध था, वो दूध को आपने निकाल दिया, प्योर मलाई रह गई, तो वो मक्खन नहीं कहलाएगा। मक्खन तो दही जमा करके, मतलब दही बना करके फिर जो मथते, उसमें से जो निकलता वो मक्खन कहलाता। ये तो मलाई हुई, तो मलाई के बिस्किट बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। मूल में मक्खन यानी जैसे मलाई, ये तो है पोषक, और मक्खन शरीर के लिए हानिकारक यानी अनिष्टकारक, तो वो अनिष्टकारक अवक्ष में गिना जाएगा। मलाई अनिष्टकारक अवक्ष में नहीं आती, कि मलाई तो पोषक होती है। तुलसी के बीज भक्ष्य हैं, गेहूं जैसे हैं। आप मौसम में आराम से इकट्ठे कर लीजिए, धो करके सुखा करके रख लीजिए, और बीमारी आदि में जब भी आपको उपयोग आवश्यकता हो, आराम से उपयोग कर सकते। तेज पत्ता, ये अवश्य। मूल में तेज पत्ता इलायची के वृक्ष का पत्ता है। तेज पत्ता मतलब इलायची के वृक्ष का पत्ता, तो ये पत्ता है, यानी सप्रतिष्ठित वनस्पति। वो सूख गया, यद्यपि वो भी अप्रतिष्ठित हो सकता है, परंतु अप्रतिष्ठित कोई खरीदता ही नहीं, यानी अप्रतिष्ठित होगा मतलब बिल्कुल पीला पड़ जाएगा। तो पीले कौन खरीदते, हरे हरे लाते हैं। ये जो नीम के पत्ते होते ना, जब वो अप्रतिष्ठित हो जाते तो एकदम पीले पड़ जाते और अपने आप झड़ जाते, फिर तो उन पत्तों को आप ले सकते हैं। पर तेज पत्ता तो सबको हरा चाहिए। हरा पत्ता नियम से मोटा रहता है और बढ़ने की क्षमता वाला रहता है, तो वो हमेशा सब प्रतिष्ठित, तो उसको कृत्रिमता से सुखाते, तो वो लेने योग्य नहीं है। उसका अल्टरनेट है दालचीनी है। आप तेज पत्ता के स्थान पर दालचीनी का उपयोग करिए, इलायची का उपयोग करिए, वही गंध आ जाएगी। तेज पत्ता सब प्रतिष्ठित, तो उसका उपयोग नहीं करना। जायफल, ये अपने इलायची जैसा, ये काम में ले सकते हैं। कलौंजी, ये भी एक प्रकार की अपनी काली मिर्च जैसी अथवा जीरा जैसा कलौंजी, तो ये भी काम में ले सकते हैं। भक्ष्य कलौंजी, कलौंजी अभक्ष्य नहीं है। खार के पानी की मर्यादा कितनी, चूंकि उबाल करके निकाला गया है उसका अर्थ, तो उबले हुए पानी की मर्यादा जो 24 घंटे की, इसकी मर्यादा भी 24 घंटे की, 24 घंटे से अधिक नहीं। सूखे, हाँ जी,
इसमें एक कहना था, जैसे अपन ने खार नमक की मर्यादा कहीं ऐसे भी सुनने में आया है कि जैसे अपने राख डाल दी तो वो 6 घंटे की हो गई। जैसे ज्यादा मर्यादा वाले पानी में अपन कम मर्यादा वाली चीज डाल देते हैं तो उसकी 6 घंटे हो जाती है। वैसे ही राख अगर अपन मिला देवे तो उसकी 6 घंटे भी ऐसे कहीं सुनने में आई है। नहीं, पर खार का जो पानी निकालते हैं वो अकेले ऐसे ठंडे पानी में राख मिलाने से नहीं निकलता, उसको उबालना पड़ता है, यानी उसका अर्क निकालना होता है। यानी राख पानी में डालेंगे, खार की राख, तो उतने से वो काम नहीं आएगा, उसका अर्क नहीं निकलता, उसको उबालना होता है तब अर्क निकलता है, बिना उबले अर्क नहीं निकलता। तो जब उबाल लेंगे तो 24 घंटे की मर्यादा हो गई उसकी। ऐसे ही आप ठंडे पानी में डाल देंगे वो खार, तो उसका अर्क नहीं आएगा। और वो जो पानी को कोई सुखा के नमक जैसा खारा बना लेते हैं, ये सब बहानेबाजी, इनका इस चक्कर में नहीं पड़ना। एक तो व्यर्थ के ईंधन की भी बर्बादी, दूसरे उस नमक को अपन किस में गिने, पिसे नमक में गिने कि डली में गिने? डली में तो गिन नहीं सकते क्योंकि वो खदान से तो निकला नहीं, तो पिसे नमक में गिनना पड़ेगा, और पिसे नमक की मर्यादा 1 मुहूर्त। पिसा हुआ जो नमक 1 मुहूर्त की मर्यादा, इसलिए उस चक्कर में नहीं पड़ना। खार का ही पानी में आपने डाला, उसको उबाल लिया, 24 घंटे तक काम में ले सकते। और 24 घंटे का मतलब उस पानी का, जैसे मान लो आज आपने 10 बजे पानी वो खार का अर्क निकाल लिया था, तो आज आपको दिन में जो भी जिस काम में लेना है ले लिया। कल 10 बजे के पहले पहले आपने और दूसरे काम में ले लिया, तो वो पानी वाला हिस्सा उसका समाप्त। अब जिसमें लिया उसकी मर्यादा शुरू हो गई। तो इस तरह से कल का पूरा दिन चल गया। नहीं आए ख्याल में? ठीक है। आज आपने 10 बजे अर्क निकाला, मान लो आपको पापड़ बनाने थे, तो 10 बजे अर्क निकाल के पापड़ गूंथ लिए, पापड़ बेल करके सुखा के जो भी करना था कर लिया। अब थोड़ा सा पानी वो बचा है, अब उस पानी को आप कल 10 बजे के पहले पहले अन्य काम में ले सकते। तो मान लो आपको इडली बनानी है, तो उसमें आपने डाल दिया उसको, और इडली बनाने में जो वो दाल आदि भिगो रहे थे उसमें आपने डाल दिया। वो 6 घंटे के अंदर आप बना के पीस के बनाएंगे तो तब तक वो चल जाएगा, पर उसकी मूल मर्यादा मात्र 24 घंटे की। और 10 बजे के अंदर अंदर आपने मान लो लचका बनाना था, खींच बनाना था, उसमें डाल दिया, अब वो खींच की मर्यादा 6 घंटे की। इस तरह से हो सकता है, पर मूल वो पानी उबला हुआ तो मात्र 24 घंटे तक। सूखे खार की राख की मर्यादा कितनी? कि राख, चूंकि राख क्षार, राख की मर्यादा नहीं होती, वह तो साल साल भी चलता रहे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पूरी राख, राख मतलब हमेशा ही शुद्ध, उसकी कोई मर्यादा नहीं। समा के चावल भक्ष्य हैं, समा के चावल भले आकार में छोटे हैं पर एक एक खेती होती है इनकी, जैसे अपने बड़े चावल होते हैं, और बड़े चावल भी कई तरह के, ऐसे समा के चावल खेत होते हैं, इसके बराबर खेती के माध्यम से उत्पादन होता, तो अन्य चावलों जैसा ये भी है भक्ष्य। खार का पानी उबले पानी में हो तो 24 घंटे मर्यादा हो सकती है, कहीं तो बता ही दिया। मूल में उबालने पर ही अर्क उतरता है, ठंडे में उसका अर्क नहीं उतरता।
खार की राख डाल करके जब आप उसको उबालेंगे तो ही उसका पूरा अर्घ्य उतरेगा। उसकी मर्यादा 24 घंटे की। क्या कांच मिट्टी के बर्तन प्रयोग करना भी श्रावकाचार में निषिद्ध है? हाँ। कारण बहुत गंभीर। यदि कभी फिरोजाबाद गए हो और देखा हो तो रोम रोम कप जाए ऐसी स्थिति। कभी नहीं देखा हो प्रसंग बने जाने का तो देखना, कांच का कोई सा भी काम करना इतना अधिक कष्टप्रद होता है। जो वो वहाँ भट्टी पर काम करते हैं, यहाँ मान लो एक व्यक्ति काम कर रहा है तो बगल में वही फैक्ट्री की ओर से उसे एक नौकर मिलेगा और वो निरंतर उसके मुंह में पानी डालता रहेगा। यानी इतनी उष्णता बढ़ती। वही फैक्ट्री की ओर से नौकर मिलेगा। मात्र 45 वर्ष की उम्र तक ही काम कर सकते हैं। उतने में ही शरीर ऐसा खत जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वे जी पाते हैं तो मुश्किल से 60 वर्ष। ने कांच की फैक्ट्री में काम करने वाला कोई सा भी व्यक्ति 60-62 से आगे जिंदगी नहीं पा पाता। इतना उसका शरीर खप जाता उसकी उष्णता से। उसका कारण कि कांच को एकदम पिघलाया। आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं। ये जो कांच की चूड़ी रहती ना, कांच की चूड़ी, गैस अच्छी तेज जलाना अथवा और भी जो भी हो उसको जलाना और वहाँ पकड़ना। तो जब वो खूब गर्म हो जाएगी तो आप चाहे जैसा आकार दे सकते हो उसको, पर थोड़ी भी ठंडी हुई तो फिर आकार नहीं दे पाएंगे, फिर वो चटक जाएगी। यानी उसको आकार देने के लिए एकदम गर्म। अब बेसी गर्मी में उन्हें रहना है 5-5 घंटे तक, इसलिए शरीर की ये हालत बन जाती है। क्योंकि अपने लिए ही वो बनाते हैं तो अपन फैक्ट्री तो बंद नहीं कर सकते हैं, पर उनका उपयोग अपन नहीं करें ये तो कर ही सकते हैं। हर चीज में चमड़ा अपन तो नहीं रोक सकते, पर अपन नहीं पहने ये तो कर सकते। रेशम के उद्योग अपन तो बंद नहीं कर सकते, पर अपन काम में नहीं ले ये तो कर ही सकते हैं। ऐसे ही कांच के चूंकि अल्टरनेट भी है और वैसे भी देखें तो कांच टिकता कहाँ है, उसके लिए कितनी झंझट करनी पड़ती। यानी कांच का सामान यदि घर में हो तो अनावश्यक कितनी कसाई बढ़ती। कोई भी छोटा ये टूट ना जाए, हट छूना नहीं। धातु के बर्तन हो तो, यानी कांच के बर्तन मात्र से कितनी कसाएं बढ़ती अपनी। क्यों? फूटा तो बर्बाद, सारा पैसा पानी में। तो जिससे अपनी कषाएं भड़के ऐसा रखने क्यों घर में? अपनी ऐसी चीजें रखो ना कि टूट फूट हो जाए तो भी कोई समस्या ही नहीं। धातु के बर्तन में कोई समस्या नहीं, इसलिए भी कांच से बचना। तीसरे, कांच के बर्तन की साफ सफाई भी उतनी नहीं हो पाती। आप राख से मांज सकते, बस वही धो करके रखने पड़ेंगे। ज्यादा हुआ तो अपने विम बार पाउडर जो कि महाहिंसक, उनसे साफ करने पड़ेंगे, तो वो भी हिंसक। यानी कांच की चीजों का उपयोग नहीं करना ही लाभदायक। यदि धोखे से कभी टूट गया, कब टूटा कहाँ टूटा अपन ने सावधानी नहीं रख पाई और किसी भी माध्यम से छोटा सा भी टुकड़ा पेट में चला गया, लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी वो ना जाने कितनी आंतों को काट सकता, अंग भंग कर सकता। इसलिए कांच से हमेशा ही बचना। अरे सरकार तक इस संदर्भ में विचार कर रही। सरकार के संविधान के अनुसार कांच की चूड़ियां सुहाग की चिन्ह नहीं मानी गई। पहले मानते थे, पर जब से फैक्ट्री सरकार ने देखी तो कांच की चूड़ियां सुहाग का चिन्ह नहीं मानी जाती। क्यों?
ये चूड़ियां बनाने में तो इतनी हानि होनी, मनुष्यों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। अब शौक से पहनते वो एक अलग बात है, पर सरकार की ओर से उसे सुहाग का चिन्ह नहीं माना गया। तो सरकार तक ने जब इतना विचार कर लिया, अपन जैनी होकर के विचार नहीं करें, अपने जैसे मनुष्यों का जीवन जिनमें खतरे में रहे और अपन उन चीजों का उपयोग करें, ये तो सामान्य इंसानियत भी नहीं है, मानवता भी नहीं है। इतनी क्रूर प्रवृत्ति वालों का जीवन सुख शांति में नहीं बन सकता। इसलिए कांच के सब प्रकार के उपयोग से, यानी कांच मात्र का, चाहे वो शीशी के रूप में हो, चाहे वो प्लेटों आदि के रूप में, किसी भी रूप में हो, कांच मात्र के उपयोग से दूर रहने में ही लाभ है। यदि मिट्टी की हांडी में भोजन पकाया जाए और 6 घंटे में खत्म कर दें, या उसको फिर धातु के बर्तन में खाली कर दें, तो चल सकता है क्या? बुंदेलखंड में कई जैन घरों में तो मिट्टी के उल्टे तवे पर ही रोटियां बनाई जाती हैं। तो क्या पकाने में भी दोष है? मटके में तो वो सूखता नहीं, लेकिन ये तो आग पर रख जाने से भस्म तुल्य ही हो गया ना। मिट्टी के हांडी का बर्तन अवश्य नहीं है। आप पद्म पुराण पढ़ेंगे तो जब राम लक्ष्मण सीता जी जंगल में थे, तो वहाँ मिट्टी के बर्तनों में रसोई बनाते थे और मुनि महाराज जी को भी आहार देते थे। तो मिट्टी के बर्तनों का भोजन अवश्य नहीं है। तो फिर क्या अवश्य था कि बस वो मात्र एक बार काम आएगा। इतनी आप में ताकत हो तो करो। यानी जिस हंडी में एक बार भोजन बनाया, बस बना के फेंक दो, अब उसमें दोबारा नहीं बनेगा। उसका कारण कि मिट्टी का बर्तन है ना, आपने पानी भरा हुआ तो देखा होगा ना, उसका कण कण उसे सोख लेता, तो वो जो भोजन बनाया वो भी उसमें सूखेगा, उसका अर्क वगैरह, तो वो लगार पूरी लगी रहेगी, अभक्ष हो जाएगा। इसलिए पहले जो काम में लेते थे तो भोजन बनाया फेंका, यानी मांजने करने की भी समस्या खत्म। स्वयं सीता जी अपने हाथ से बनाती थी और रसोई बनाई और बर्तन फेंक दिए। भोजन करते भी थे ऐसे ही, तो उसमें किया और बर्तन फेंक दिए, ऐसे ही तवे आदि के। तो ऐसा यदि आप कर सकते हैं तो उसका निषेध नहीं है। अभी भी जहाँ कुल्हड़ वगैरह चलती है चाय वगैरह में, तो वो ऐसे ही करते, यानी आपको चाय पीने दी, आपने पिया और फेंका, द्वारा उसको काम में नहीं लेते। तो मिट्टी के बर्तन द्वारा काम में लेने योग्य नहीं रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द्वारा काम में लेने वाली स्थिति मिट्टी के बर्तनों में नहीं बनती। क्यों? उसका रग रग उस चीज को सोख लेता है, वो निकाले नहीं निकलेगा। धातु के बर्तन में अंदर प्रवेश नहीं करता, मात्र बाहर बाहर रहता। तो आप मांज लेंगे तो वो साफ हो जाएगा, पर ये नहीं होता साफ, इसलिए उसको अलग ही करना पड़ेगा। यही स्थिति रोटी के में कि यद्यपि वो पूरा तप गया तवा, परंतु रोटी तो गीली है ना, तो जब आप उस पर डालेंगे तो उसमें मिट्टी का कण उसे सोखेगा। आप देख सकते हैं अनुभव करके, जिस मिट्टी के तवे पर से गेहूं की रोटी बनाई, अब बाद में तवा बिल्कुल ठंडा हो गया, आपने खूब अच्छे से धो करके साफ भी कर लिया, अब उसको सूंघना तो उसमें वो गेहूं की बास आएगी। कदाचित ज्वार की रोटी बनाई हो, खूब अच्छे से साफ कर लिया आपने, अच्छे से धो करके रख दिया, सुखा दिया अच्छे से, अब उसको सूंघना तो वो बास आएगी। यानी मिट्टी का कण उसको सोखता है, तो इसलिए वो अगली बार नहीं चलेगा, बस एक तवा एक बार। अब रहा पानी का। पानी का यदि उपयोग करना है तो उसका फिर एक उपाय, आप 7 दिन के 7 मटके रखिए।
आज जिस मटके में पानी भरा 24 घंटे तक पानी भरा रहा, छान छान के आप काम में लेते गए। अब इसके बाद जैसे खाली हुआ तो आप अच्छे से धो करके सूखने रख दीजिए और 6 दिन तक उसको सूखने दीजिए, पूरा पानी निकल जाएगा। तब तक आप बाकी जो 6 घड़े ऐसा एक एक दिन तक करते रहिए और 7वें दिन पुनः फिर उसको रिपीट करिए। तो चूंकि पानी में वैसे कोई तत्व नहीं रहते, तो वो तो एक बार सूख गया मतलब पूरा साफ हो गया, तो पानी के रूप में ले सकते हैं मिट्टी के बर्तन, पर 7 दिन मतलब 6 दिन सुखाने के बाद बाकी चीजों में तो अंदर तक उनका रस चला जाता, तो बाकी चीजों में मिट्टी के बर्तन लेने योग्य नहीं। और लेना है तो एक बार लेकर के फेंकते जाइए, इतनी आप में हो हैसियत तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। मिट्टी के बर्तनों में बनाए भोजन की पौष्टिकता 100% मानी जाती, बात सही है। और इसीलिए तो अपने बुजुर्ग मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। अभी सीता जी का उदाहरण दिया ना, पर बस इस शर्त पर वे स्वयं बनाने में माहिर होते थे और उपयोग किया और फेंका, मानने करने की भी झंझट खत्म, संभालने की झंझट खत्म। तो वैसी आप में हैसियत है तो करिए, पोषकता 100% रहती है, ये बात परम सत्य, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर, ये बात परम सत्य। पर इतनी सावधानी आप रख सकें तो, यानी एक बार रसोई बनाए गए बर्तन में दोबारा रसोई नहीं बन सकती, फेंकना ही एक उपाय बचेगा। पानी को उबालकर पीना, सूखी हल्दी का सेवन करना, दोनों में क्या अंतर है? बहुत अच्छे ढंग से छान करके विधिवत जीवाणु डाल करके यदि पानी को उबाला है तो उसकी मर्यादा 24 घंटे की। आप 24 घंटे तक आराम से सेवन कर सकते हैं, आपको अन्य किन्हीं चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी वो RO, एक्वागार्ड, इन सब की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन सब हिंसाओं से आप बच जाएंगे। सूखी हल्दी ये अवश्य रास्ते नहीं निकालना, औषधि आदि के रूप में भी रास्ते नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि फिर तो अंत नहीं। प्याज में भी बहुत सारे औषधि गुण बताते हैं, लहसुन में भी औषधि गुण बताते, वे भी कहेंगे हम सुखा सुखा के खा लें, गीली नहीं खाएंगे। यानी औषधि गुण का बहाना बना करके इन चीजों का सेवन करना उचित नहीं है। इनमें जो औषधि गुण हैं उनके अल्टरनेट बहुत सारे हैं अपने पास, तो अपन उनका उपयोग करें, इन चक्रों में क्यों उलझते। इसलिए इनसे बचना। मैंने जो शुरू में ही कहा था, अपनी मानसिकता यदि आप बदल लेंगे, कर्म सिद्धांत पर विश्वास होगा, भगवान की वाणी पर विश्वास होगा, और ये कि हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, जीने के लिए मजबूरी में खाना पड़ रहा, तो अल्टरनेट का उपयोग करें ना। हल्दी जिन जिन चीजों के लिए काम आती, और भी चीजें हैं ऐसी, जैसे सर्दी जुकाम हो जाए हल्दी लेते, तो उसके बदले आप काली मिर्च, लौंग, इनका उपयोग कर सकते। कहीं मुंडी चोट लग गई, उसे काम में लेते उस समय, तो उसके ऊपर आप अलसी वगैरह का लेप ये ले सकते। यानी हल्दी, सौंठ आदि के उपयोग से बचिए, चाहे सूखी हो चाहे गीली हो। औषधि का बहाना बना करके अनंत कायिक जीवों की हिंसा करना, ये जो वास्तव में सुखी होना चाहते हैं उनके लिए तो उचित नहीं है, और जिनको मात्र प्रदर्शन करना है तो बात अलग है। यानी जिन जिन कामों के लिए हल्दी काम में आती, उन चीज़ों के बहुत अल्टरनेट हैं, तो आप उन चीज़ों को लीजिए, हल्दी के उपयोग से बचिए। हल्दी, सौंठ, ये सब इसमें ही आ जाएंगे। चलिए इस तरह से, और पीछे
ये तो वही है। बहन जी और भी कुछ? एक है इसमें नया, दूध दोहने के बाद से दही जमने व उसे लेने की मर्यादा किस समय तक? जैसे ही आप दूध दोहा के लाए, स्थान ऐसा चुनिए कि लगभग 30-35 अधिक से अधिक 40 मिनट के अंदर अंदर तक आप घर में आ जाएं। क्यों, आखिर छानने करने में भी तो समय लगना है ना, तो पूरे 48 मिनट थोड़ी वहां करना है। तो ऐसा स्थान चुनिए, इस तरह का साधन अपनाइए कि लगभग 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर आप आ जाएं अपने घर पे और छान लें। छान करके आपने उबाल लिया, अब उस उबले हुए दूध की मर्यादा होगी 24 घंटे की। छानने में भी एक सावधानी, कभी भी ना स्टील की छन्नी से छानना, ना प्लास्टिक की छन्नी से छानना, हमेशा कपड़े से छानना। ये तो इस संदर्भ में हर चीज के लिए ले लें, घी आदि भी, तेल आदि भी, बूरा शक्कर आदि भी, हमेशा कपड़े से छानना, ना प्लास्टिक की छन्नी ना स्टील की छन्नी, यानी छन्नियों से छानना नहीं। तो अच्छे कपड़े से छान करके और आपने उबाल लिया, 24 घंटे की मर्यादा हो गई। अब इसके बाद में जितने दूध का आपको दही जमाना उतना आपने निकाल लिया, थोड़ा कुनकुना तो रखना ही पड़ेगा। इसके बाद जब से उसमें नरेटी डाली, नरेटी तो समझते ही होंगे, नारियल की कौठी, तो वो जब से डाली तब से उसकी मर्यादा शुरू, दूध से नहीं, सुनिएगा ध्यान से, यानी दही की मर्यादा दूध से नहीं, दूध वाली वो दूध की चलेगी। अब दूध में जब से आपने नरेटी डाली, यानी आज 11 बजे आपने उसमें नरेटी डाली, दूध आ गया था 8 बजे, उबाल लिया था 8 बजे, 8:30 बजे उबल गया था। अब नरेटी डाली 11 बजे, तो दही की मर्यादा 11 बजे से शुरू होगी, यानी जब से नरेटी डाली तब से, और मर्यादा रहेगी 24 घंटे तक की, यानी अगले दिन 11 बजे के पहले पहले तक आप उसे काम में ले सकते। गर्मी में तो बहुत जल्दी जम जाता, तो कोई समस्या नहीं। बरसात में और ठंड में जमने में थोड़ा समय लगता है, तो उसका उपाय ये है कि अपन नरेटी की मात्रा बढ़ा दीजिए। ने गर्मी में तो 1 पाव दूध के लिए लगभग इतनी नरेटी, यानी 1 अंगुल प्रमाण नरेटी, इतनी लंबी चौड़ी, इतनी पर्याप्त होती, इतने में अच्छे से जम जाएगा, और लगभग सुबह का शाम को भी जम सकता है। बरसात में और ठंड में थोड़ी दिक्कत जाती, तो यदि आपको दही जमा नहीं है तो अपन नरेटी की मात्रा बढ़ा दीजिए। फुकट की चीज होती है, नारियल की कौटी कोई किसी काम में तो आती नहीं, तो खूब अच्छे से तैयार करके रख लीजिए और ज्यादा मात्रा में डालिए तो जम जाएगा उसका। तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही काम में ले सकते। अब जमा तो और नहीं जमा तो, यदि जम गया तो दही रूप में काम में ले लीजिए, यदि नहीं जमता दिखता, यानी आपने 11 बजे जमाया था, कल 11 बजे के पहले यानी 10 बजे के करीब देखा नहीं जम रहा, तो एक उपाय है, अभी पानी थोड़ा गर्म करके उसमें रख दीजिए वो बर्तन, कदाचित जम जाएगा। यदि जमने की योग्यता होगी लगभग 10 मिनट में जम जाएगा। फिर आपने निकाला, लग रहा नहीं जमा, तो अब उस दूध को निकाल करके और किसी काम में ले लीजिए, वो बर्तन नरेटी साफ करके रख दीजिए, यानी अब इसके बाद वो काम नहीं आ पाएगा। यानी 11 बजे के पहले पहले तक हर कीमत पर उसको समाप्त कर दीजिए। आप नरेटी की मात्रा बढ़ाएंगे तो जम जाता है आराम से, और चूंकि नरेटी बिल्कुल फ्री फोकट की चीज़ है, कोई समस्या है ही नहीं, तो उसकी मात्राएं बढ़ाएं, खूब सुखा के रखें नरेटी, तो कोई दिक्कत नहीं।
इस तरह से आप कर सकते हैं। ये तो आपके जो लिखित प्रश्न थे ये हुए। अब इसके बाद ये जो आपने बनाए हैं इन पर चर्चा करनी है, पर आज तो समय मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया, 3:30 होने को आ रहे हैं। चाहे तो कल बैठ सकते पुनः 2:15 बजे, क्योंकि मेरी क्लास 1 बजे से चले तो मैं 1 बजे से यहाँ बैठी हूँ, 3:30 हो गए हैं। तो आपकी जैसी अनुकूलता हो समय की। मुझे तो यही लग रहा है, यानी 1 से 2 तक अभी इन दिनों, मतलब स्मारक का जो शिविर चल रहा है, तो मेरी कक्षा यहाँ 1 से 2 तक हो गई है। तो 1 से 2 तक कक्षा और 2:15 से फिर आपका ही आज लिया। आज ये जुड़ने करने में समय ज़्यादा लग गया, तो जो ये रह गया है तो इसको अपन कर ले सकते 2:15 से। बहन जी 1 से 2 भी, अगर आपको 1 से 2 भी 2 तक तो मेरी कक्षा है, शास्त्री द्वितीय वर्ष और अंतिम वर्ष की छात्राओं की कक्षा चलती है। यानी जो ये अभी तो ये 2 बजे से 2 से तत्काल का तो क्या है कि वो सेटिंग करने में समय तो लगता ही है ना। यानी कक्षा अभी इस पे चल रही थी, अब फिर आप जुड़ेंगे, आवाज तो कितना आधा घंटा लग गया, यानी कोई स्वाधीनता के काम थोड़ी है। तो 5-10 मिनट तो उतना मार्जिन लेकर तो कल से आप 2 बजे से प्रयास करने लगी है, यानी मैं तो यहीं बैठी मिलूंगी, मात्र बस आपको जुड़ने करने के लिए दिया है वो 15 मिनट। तो आप 2 बजे से प्रयास करने लगी, मैं ठीक 2 बजे कल से, हाँ कल बैठ जाएंगे। यदि कल से फिर कल पूरे हो जाते हैं तो ठीक, नहीं बहन जी ये सोच रहे थे, हाँ वही सोच रहे थे, जैसे अभी समय की अनुकूलता है तो आप कुछ दिन अभी 2:15 बजे से थोड़ी ये, यानी ये वाला समय अनुकूल इसलिए कि जो ये संभालते हैं तो वे एक बार आए तो यहीं के यहीं तो संभाल लेंगे, और अन्य समय में बुलाएंगे तो पुनः इनको आना पड़ेगा, फिर उसको चालू करना, तो समय की बर्बादी ज़्यादा होती है, इसलिए यही समय ज़्यादा अनुकूल है। तो कल 2:15 बजे, हाँ यानी 2 बजे कल से 2:15 से अभी नहीं, 3:30 से ज़्यादा तो नहीं, 2:15 से बस अंतिम नहीं, कल से 2:15 से 3:15 ठीक है दीदी, 2:15 से 3:15 कल से अभी चलेगा ना? हाँ चल सकता, कोई दिक्कत नहीं, यानी 8 तारीख तक जब तक शिविर है तब तक हो जाएगा टाइम, चल सकता है, क्योंकि बाकी कक्षाएं बंद हैं, मात्र 1 से 2 तक ही कक्षा रखी है ये मेरी, बाकी बंद है, तो 2:15 से चल सकता है। वो अंतिम समय रहेगा 3:30, इससे आगे नहीं, क्योंकि इससे आगे फिर मुझे दूसरे काम रहते। 8 तारीख तक चल, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दीदी, तो कल से अपना कंटिन्यू 2:15 से 3:15 3:30 तक अपना कल से अभी रोज चलेगा 8 तारीख तक। हम सभी आदरणीय बहन जी का लाभ लेते रहेंगे। शंकाएं भी दी इसी से संबंधित हो तो आप लोग हमें भेज दीजिए, पहले आप हमें भेज देंगे तो हम वहाँ से दीदी जी के पास भेज देंगे, क्योंकि सामने पूछते हैं तो थोड़ा सा टाइम जाता है, समय ज्यादा जाता है, स्पष्टता भी नहीं आ पाती। हाँ, तो लिखित रहेंगी तो स्पष्टता रहेगी, इसमें समय बच जाएगा अपना। तो आप शंकाएं भेज दीजिए या मेरे पास आ जाएंगी, और ये जो आपने भेजा है इसको भी चर्चा में ले लेंगे। इसमें 2 बिंदु छूटे हैं, ये जो अवक्ष वाला है इसमें 5वां और 6वां ये नहीं आ पाया, 7 से आया है, यानी 4 के बाद 5वें का मात्र आधी पंक्ति का आया, पूरा गायब, फिर सीधा 7 है इसमें। भेजा तो है दीदी, वो हो सकता है प्रिंट आउट में रह गया होगा। अवक्ष वाले का तेल घी मसाले
चलिए ऐसे ही फिर आगे भी ये अनाज वाला 10वां भक्ष वाला। हाँ ये है। हाँ ये भी पूरा नहीं आया है। नहीं ये जो कट गया है। चलिए तो इसको ले लेंगे और आपके जो प्रश्न आएंगे उनको ले लेंगे। अभी बस यही संपन्न करते हैं। ठीक जय श्री जय जय। हाँ ये जो चित्र वाले भी मेरे पास आ गए हैं, क्रमशः अपन ले लेंगे। आज तो ये जुड़ने में समय ज्यादा हो गया, तो कल से आप 2 बजे से ट्राई करिए, तो 2:15 पे अपना शुरू हो जाए। आज के जैसा समय बर्बाद ना। चलिए संक्षेप में बता रहे हैं, मेरे पास आ गया है चित्र। हाँ जो दीदी। बता रहे हो वो फल्ली, तो उस पर चर्चा करेंगे। मेरे पास चित्र आ चुके हैं। ठीक है दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र सभी। जय। बोली द्वादश संगमयी जिनवाणी माता की जय।